वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। एक कहानी है प्रताप ठाकुर की, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो दिल की सच्चे और अच्छे इंसान थे। और यह है उनकी पत्नी गायत्री ठाकुर, जो अक्सर बीमार पड़ती थी। उनको ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट की भी बीमारी थी, लेकिन वो भी दिल की बहुत अच्छी थी। प्रताप ठाकुर का एक बेटा था अमर, जो शहर के बाहर पढ़ता था। प्रताप और गायत्री उसे बहुत प्यार करते थे। प्रताप ठाकुर की बड़े भाई की मौत के बाद उनका बेटा विक्रम और बहू माला भी प्रताप ठाकुर के घर में रहते थे। विक्रम और माला स्वभाव में बहुत बुरे इंसान थे। वो मन ही मन कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाते थे प्रताप ठाकुर की जायदाद पाने के लिए, लेकिन प्रताप ठाकुर को इस बात की भनक तक ही नहीं था। वो विक्रम और माला के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। गायत्री की देखभाल करने के लिए साधना हमेशा उनके पास रहती थी। साधना गायत्री की सहेली की बेटी थी। गायत्री मन ही मन साधना को अपने घर की बहू बनाने की सोच रही थी, लेकिन उधर अमर प्राची नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। इसलिए वो प्रताप और गायत्री को बिना बताए प्राची से शादी किया था। प्राची एक अनाथ लड़की थी। उसका अमर के अलावा और कोई नहीं था। दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। एक दिन गायत्री की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो मन ही मन अमर को याद करती रहती है। प्रताप, मैंने गायत्री भाभी को एक हफ्ते से बीपी का मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऐसे में हम उनका हार्ट का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? और तो और वो मन ही मन अमर को याद करती रहती है। अब तो अमर का भी एग्जाम खत्म हो गया होगा, इसलिए तू अमर को जल्दी से यहाँ बुला ले। शायद ऐसा हो सकता है कि भाभी जी अमर को देखकर ठीक हो जाए, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए और हम उनका ऑपरेशन कर पाए। तू ठीक कह रहा है विनोद, मैं आज ही अमर को फोन करता हूँ। उसके बाद प्रताप ठाकुर अमर को कॉल करते हैं। तब अमर प्राची के साथ था। हेलो पापा, प्रणाम। अमर बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुझे देखना चाहती है। वो मन ही मन तुझे याद करती रहती है। तू हो सके तो आज की फ्लाइट से जितना जल्दी हो सके घर आ जा। हाँ पापा, मैं आज ही घर आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप माँ का ख्याल रखिए। मैं फोन रखता हूँ पापा। माँ जी को क्या हुआ है अमर? पता नहीं प्राची, पापा कह रहे थे कि माँ बहुत बीमार है। वो मुझे याद कर रही है, मुझे देखना चाहती है। मुझे आज ही मुंबई जाना होगा प्राची। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ अमर। नहीं प्राची, तुम अभी मेरे साथ घर नहीं आ सकती। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसे में उन्हें हम दोनों के बारे में पता चली तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। और ऐसे भी तुम अब माँ बनने वाली हो। ऐसे में तुम्हारी ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं पहले घर जाता हूँ। जब माँ ठीक हो जाएगी तब सही समय देखकर मैं उन्हें और पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्लीज प्राची, मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है अमर, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ प्राची, मैं बहुत जल्दी माँ पापा से बात करके तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। उसके बाद अमर वहाँ से चला जाता है। वो उस दिन शाम को मुंबई पहुँचता है। उसे देखकर गायत्री बहुत खुश हो जाती है और अमर को गले लगाती है। तू आ गया बेटा, बहुत देर कर दी आने में। तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। अब तू आ गया है तो मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा बेटा। ये आप क्या कर रहे हो माँ? भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आंटी, ये दवाई लीजिए। देखना अमर, ये साधना मुझे वक्त पर दवाई देना कभी नहीं भूलती। अगर ये मेरे पास नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अमर, मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या तू मेरा बात मानेगा बेटा? माँ,
ऐसा कभी हुआ है कि मैं आपका कहना ना माना हो? बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो? अमर बेटा, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं तेरी शादी साधना के साथ करूं। तू इस रिश्ते में राजी है ना? ये बात सुनकर अमर हैरान हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों हो गया? तुझे साधना पसंद तो है ना? माँ, मैं साधना से शादी नहीं कर सकता। क्यों अमर, तू साधना से शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या साधना तुझे पसंद नहीं है? नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे बस शादी ही नहीं करना है। अमर की बात सुनकर गायत्री की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये देखकर अमर बहुत दुखी और अपने आप को बहुत बेबस मानता है और फुट फुट कर रोने लगता है। मेरी वजह से आज मेरी माँ की यह हालत है। मैं क्या करूं भगवान? अगर मैं माँ की बात मानी तो प्राची के साथ अन्याय करूंगा, और अगर माँ की बात ना मानी तो माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर अंकल, माँ आप कैसी है? गायत्री भाभी को अब होश आ गया है, लेकिन अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्हें 48 आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। आप दोनों जाकर उनसे मिल सकते हैं अभी। थैंक यू अंकल। उसके बाद अमर और प्रताप गायत्री से मिलते हैं। गायत्री की हालत देखकर अमर कहता है, माँ, ये आप अपना कैसी हालत बना कर रखा है? आप जल्दी से ठीक हो जाओ माँ। आप जैसे कहोगे मैं ऐसा ही करूंगा। आप चाहती हो ना कि मैं साधना से शादी कर लूं? मैं आपकी बात मान लूंगा माँ। मैं साधना से शादी करूंगा। प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तू सच कह रहा है बेटा? तू साधना से शादी करेगा? हाँ माँ। ये बात सुनकर गायत्री खुश हो जाती है। गायत्री ठीक होकर घर आने के बाद एक शुभ मुहूर्त में अमर और साधना की शादी हो जाती है। काफी दिन हो गया था अमर को मुंबई जाते हुए। उसका ना तो कोई फोन आया था और ना ही वो खुद आ रहा था, इसलिए प्राची बहुत परेशान थी। वो अमर को फोन करती है, लेकिन उस समय अमर रूम में नहीं था, इसलिए फोन साधना उठाती है। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं प्राची हूँ। मुझे अमर से बात करनी थी। अमर तो घर पर नहीं है, वो माँ जी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं और जल्दी जल्दी में उनका मोबाइल घर पर छोड़कर गए हैं। माँ जी? ऐसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं साधना बोल रही हूँ, अमर की पत्नी। अमर आएंगे तो मैं आपके बारे में उन्हें बता दूंगी। ये बात सुनकर प्राची रोने लगती है। हेलो, आप सुन रही हैं ना? हेलो हेलो हेलो। शायद फोन कट गई होगी। अमर, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम पर कितना विश्वास करती थी। मैं अब क्या करूंगी अमर? तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। उस दिन रात को जोरों की बारिश होने लगती है कि नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से प्राची और बहुत सारे लोग बाढ़ में बह जाते हैं। उधर अमर जब घर आता है तब साधना उसे पूछती है, अमर, प्राची कौन है? प्राची? तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? अरे, तुम प्राची के नाम सुनकर इतने टेंशन में क्यों आ गए? अगर तुम्हें प्राची के बारे में नहीं बतानी है तो मत बताओ। तुम पहले बोलो कि तुम प्राची को कैसे जानती हो? मैं किसी प्राची को जानती नहीं हूँ। आज तुम माँ जी को लेकर जब हॉस्पिटल गए थे तब तुम्हारी मोबाइल पर प्राची का कॉल आया था। बातों बातों पे मैंने उसे बोल दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये बात सुनकर वो रोने लगी और फोन काट दी। अमर, सच सच बोलो, ये प्राची कौन है? प्राची एक ऐसी अभागी लड़की है। अगर माँ की तबीयत खराब नहीं होता और अगर माँ तुम्हें इस घर की बहू बनाने की जिद नहीं की होती तो आज तुम्हारी जगह पर वो यहाँ होती। और एक बात है, प्राची मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर लिए थे। जब मैं यहाँ माँ को देखने आ रहा था तब मैं उसे वादा किया था कि बहुत जल्दी मैं माँ पापा को उसके बारे में बताकर उसे यहाँ इस घर पे ले आऊंगा। वो मेरे आने की राह देख रही होगी
और मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? जिस मुंह से तुम प्राची से वादा किए थे, उस मुंह से जाकर तुम प्राची को सब कुछ सच सच बताकर उसे इस घर में लेकर आ जाओ। माँ को वादा करके अगर तुम मुझे शादी कर पाए तो प्राची को दिया हुआ वादा तुम कैसे टाल सकते हो? इसलिए अमर, तुम प्राची को दिया हुआ अपना वादा पूरा करो। साधना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ अमर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम मेरी वजह से किसी को अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए तो तुमसे ज्यादा दुख मुझे होगा। इसलिए तुम प्राची को दिया हुआ अपना वादा पूरा करो। तुम उसे कल सुबह जाकर यहाँ हमारे घर ले आओ। मैं पापा जी और माँ जी को समझा दूंगी, वो दोनों तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम देखना, प्राची आने के बाद हम दोनों सौतन की तरह नहीं, दो सहेली की तरह रहेंगे। साधना, सच में तुम महान हो। तुमने मेरी सारी चिंता हल कर दी। उसके अगले दिन अमर प्राची को लेने जाता है। तब उसे पता चलता है कि प्राची और कुछ लोग नदी की बाढ़ में बह चुके हैं। ये बात सुनकर अमर फुट फुट कर रोने लगता है और घर वापस आ जाता है। अमर, तुम आ गए? काफी लेट हो गया। माँ जी और पापा जी डॉक्टर अंकल के घर गए हैं। मैंने उन्हें प्राची के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ऐसे प्राची कहाँ है? तुम उसे बाहर छोड़कर आए हो क्या? बोलो ना अमर, तुम इस तरह चुप क्यों हो? अच्छा, मैं अब समझी। प्राची तुम पर नाराज है क्या? सब कुछ जानने के बाद वो तुम पर गुस्सा हो गई ना? तुम चिंता मत करो, कल तुम मुझे उसके पास ले जाना। मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसे तुम्हारी तरफ से माफी मांगूंगी। देखना, वो यहाँ आने के लिए मान जाएगी। साधना, प्राची अब इस दुनिया में नहीं रही। कल रात की तेज बारिश में नदी की बाढ़ में वो बह गई। ये बात मुझे उसकी पड़ोसी ने बताया। अपने आप को संभालो अमर, सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते दिन बीतता जाता है। अमर अब प्रताप ठाकुर का बिजनेस संभालने लगता है। ये देखकर विक्रम और माला गुस्सा हो जाते हैं। और इधर एक दिन साधना को पता चलती है कि वो माँ बनने वाली है। वो खुश हो जाती है और ये बात अमर को बताती है। अमर ये बात जानकर खुशी से अपनी माँ पापा को बताता है। ये बात सुनकर प्रताप और गायत्री बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें खुशी देखकर विक्रम और माला गुस्से से आग बगुला हो जाते हैं। विक्रम, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा चाचा जी की दौलत पाने के लिए, वरना उनका वंश और कुल दीपक ऐसे ही बढ़ता जाएगा और हम दोनों यूं ही देखते रह जाएंगे। नहीं माला, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रताप ठाकुर का कुल दीपक पैदा होने से पहले मैं उसे मार डालूंगा। ना रहेगी बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। लेकिन कैसे? उसके बाद विक्रम माला को अपना प्लान बताता है। बस सही समय का इंतजार है, फिर प्रताप ठाकुर का वंश तबाह हो जाएगा। हा 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 हा। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन चाचा जी, रामसन कंपनी की हमारी एक क्लाइंट मीटिंग है। हमें उस मीटिंग में अटेंड करना होगा। उसमें हमारी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। हाँ विक्रम, तुम सही बोल रहे हो। मैं कल ही नागपुर के लिए निकल जाऊंगा। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप मीटिंग अटेंड करने के लिए कैसे नागपुर जाओगे? आपकी बदले मैं नागपुर चला जाता हूँ मीटिंग अटेंड करने। हाँ चाचा जी, अमर ठीक कह रहा है। आप जाए या अमर जाए, बात तो एक ही है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। सुनो माला, जिस दिन का हमें इंतजार था अब वो दिन आ गया है। ये लो पॉइजन की बोतल, इसे चुपके से सही समय देखकर कल साधना की खाने में मिला देना। इसे खाते ही साधना और उसकी होने वाली बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और उधर जब अमर कार लेकर नागपुर के लिए निकलेगा तब ब्रेक फेल होने के कारण उसके कार के एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद प्रताप ठाकुर का बेटा हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाएगा। उसके बाद प्रताप ठाकुर का वंश में कोई कुल दीपक नहीं रहेगा। तब तो वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी रो रो कर पागल हो जाएंगे। पागल क्या होंगे? अरे वो दोनों तो मर ही जाएंगे और उनके मरने के बाद प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद हमारा हो जाएगा, बस हमारा। लेकिन याद रहे माला,
साधना की खाने में ये जहर मिलाने का समय ध्यान रखना, जैसे तुम्हें कोई देखे ना, वरना हमारा सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, मैं ये काम अच्छी तरह से करूंगी। साधना, मैं कल 2 दिन के लिए नागपुर जा रहा हूँ। तुम अपने आप का और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। तुम मेरी और बच्चे की चिंता करना छोड़ो। मेरे साथ यहाँ माँ जी, पापा जी, माला भाभी, विक्रम भैया सब हैं। वो मेरा ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल अच्छी तरह से रखना और नागपुर पहुंचकर मुझे कॉल करना। ठीक है साधना। उसके अगले दिन अमर कार लेकर नागपुर के लिए निकल पड़ता है और इधर माला चोरी छुपकर साधना की खाने में जहर मिला देती है और चुपके से वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद साधना आकर उस खाने को खा देती है। खाना खाने की कुछ समय के बाद साधना को चक्कर आती है। उसको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देती है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर प्रताप जी और गायत्री डर जाते हैं। साधना, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। साधना। गायत्री, हमें साधना को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रताप जी और गायत्री साधना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर विनोद साधना की ऑपरेशन करते हैं और उधर ब्रेक फेल होने के कारण अमर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अमर की जान चली जाती है और यहाँ साधना एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन जहर के कारण साधना की जान चली जाती है। विनोद, साधना कैसी है? प्रताप, साधना का एक बेटा हुआ है, लेकिन क्या विनोद, तू बोल क्यों नहीं रहा है? प्रताप, हमने साधना का बच्चा को तो बचा लिया, लेकिन साधना को नहीं बचा पाए। साधना जब यहाँ आई थी, पूरी शरीर पे उसका जहर फैल चुका था। बहुत मुश्किल से हमने उसके बच्चे को बचा पाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी साधना हमें छोड़कर नहीं जा सकती। साधना। अपने आप को संभालो भाभी जी। प्रताप, भाभी जी को संभालो। प्रताप और गायत्री जब बच्चे को लेकर घर आते हैं, तब घर में रोने की आवाज सुनाई देती है और घर की सामने पुलिस खड़े हुए होते हैं। ये देखकर प्रताप और गायत्री हैरान हो जाते हैं। सुनिए जी, ये पुलिस लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब प्रताप जी और गायत्री घर की अंदर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि विक्रम और माला अमर की लाश के सामने बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। ये देखकर अमर, आंखें खोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? उठ अमर, उठ। तू अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा? तू तो मेरी हर बात मानता है ना बेटा? उठ ना बेटा, उठ जा, अपनी आंखें खोल अमर, अमर। उसके बाद गायत्री और प्रताप जी फुट फुट कर रोते हैं। डॉक्टर विनोद आकर प्रताप जी और गायत्री को समझाते हैं। प्रताप, भाभी जी, अपने आप को संभालिए। अब तो आप दोनों को हिम्मत से काम करना होगा। कैसे अपने आप को संभालूं विनोद? कैसे हिम्मत से काम करूं? मेरे आंखों के सामने मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा बेटा और बहू चले गए। मैं अपने आप को कैसे संभालूं विनोद? तुम्हें खुद को संभालना होगा प्रताप। खुद के साथ साथ गायत्री भाभी को भी संभालना होगा। तुम्हें मत भूलो कि तुम्हें अब अमर और साधना के बेटे के लिए जीना पड़ेगा। उसके वजह से आप दोनों को फिर से पहले की तरह खुश रहना होगा। उसका देखभाल करना होगा। अपने आप को संभालो दोस्त। उसके बाद प्रताप अमर और साधना की लाश की क्रियाक्रम करता है। गायत्री, अपने आप को संभालो। हम जैसे अमर को हमारे प्यार के छांव में पाल पोस कर बड़े किए थे, अब हमें उसके बेटा को हमारे प्यार देकर बड़ा करना होगा। अब तो हम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हमें इस बच्चे को देखकर उसके लिए हमारी बाकी जिंदगी काटनी पड़ेगी। उठो गायत्री, अपने आप को संभालो। तब वो बच्चा रोने लगता है।
उसे रोता हुआ देखकर गायत्री उसे अपनी गोदी में लेती है। मेरा अमर कहीं नहीं गया है, वो मेरे पास फिर से लौट कर आ गया है। ये मेरा अमर है, मेरा अमर। मैं इसका नाम अमर रखूंगी। अमर, मेरा कुल दीपक, हमारा कुल दीपक। उसके बाद प्रताप और गायत्री अमर को ढेर सारा प्यार देते हैं। गायत्री, अमर दिन से जाग गया क्या? ऐसा कभी हुआ है? मेरी बिना बुलाए वो कभी नींद से जगा हो? गायत्री, जल्दी जाओ और अपनी लाडले को उठाओ, वरना जॉगिंग के लिए लेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जाना होगा ना, और उसे कॉलेज। अच्छा बाबा, मैं अभी उसे उठाकर लेकर आती हूँ। अमर, अमर, उठ जा बेटा, सुबह की 7 बज चुके हैं और तुम्हारे दादाजी जॉगिंग के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। उठ जा बेटा। दादी माँ, अब थोड़ी देर सोने दो ना मुझे। नहीं नहीं, अभी तो उठ जा, वरना तो जानता है ना, तुम्हारे दादाजी पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। चल उठ जा और फ्रेश हो जा। ठीक है दादी। उसके बाद अमर फ्रेश होकर जॉगिंग के लिए निकल पड़ता है। दादाजी, दादाजी रुक जाइए, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। बस इतने में थक गए अमर? तुम एक 18 साल का नौजवान होकर एक 60 के बूढ़ा के आगे थक गए? अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो दौड़ लगाओ। नहीं दादाजी, मैं सच में आज थक चुका हूँ, मुझ में अभी शक्ति नहीं है दौड़ने की। तेरी दादी ने ही तुझे बिगाड़ कर रखा है, उसकी लाड़ प्यार की वजह से तू इतनी आलसी बन चुका है। ठीक है, चल अब घर। दादी, दादी कहाँ हो आप? मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ खाने के लिए लाओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी लाई। ए ले अमर, मैं तुम्हारे लिए आज खीर बनाई हूँ। वाह दादी, आप हमेशा मेरे पसंद का खाना बनाती हो। आई लव यू दादी। हाँ, तेरे दादी तेरे लिए तेरे पसंद की खाना बनाती है, और मेरे लिए तो सिर्फ रूखा सूखा खाना ही बनाती है। हाँ, आपको आपकी डॉक्टर दोस्त ने तो मीठा खाने को मना किए हैं, इसलिए आपको एक खीर खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। दादाजी, दादी चली गई, आप एक खीर खा लीजिए। 1-2 स्पून खीर खाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी खा लीजिए, वरना दादी आ जाएगी। हाँ, तू ठीक कह रहा है। उसके बाद प्रताप अमर की बात मानकर खीर खाने लगते हैं। तभी गायत्री वहाँ आ जाती है। ये क्या, आप खीर खा रहे हो? आपको तो मीठा खाना मना है ना, आपको तो डायबिटीज है ना, फिर भी आप बच्चों की तरह मीठा खा रहे हो, खीर खा रहे हो। दादी, मैंने दादाजी को कहा था खीर खाने के लिए, और ऐसे भी 1-2 स्पून खीर खाने से कुछ नहीं होता। दादाजी, अभी तो आप खीर खा चुके, अभी एक खीर मुझे दीजिए। सुबह की ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रताप जी ऑफिस चले जाते हैं और अमर कॉलेज जाता है। कॉलेज में अमर निशा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और निशा भी अमर से प्यार करती थी। अमर, तुम हमारे बारे में तुम्हारे दादा दादी को कब बताओगे? निशा, इस बार फाइनल ईयर की एग्जाम खत्म होने के बाद मैं दादा दादी से तुम्हारे बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें उन दोनों से मिलवाऊंगा। अगर वो दोनों तुम्हें पसंद कर लिए तो मैं तुम्हें शादी कर लूंगा। अगर तुम्हारे दादा दादी मुझे पसंद नहीं किए तो क्या तुम मुझे शादी नहीं करोगे अमर? ऐसी कोई बात नहीं है निशा, मैं अपने दादा दादी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी पसंद उनकी पसंद होगी, और अगर उन्होंने हम दोनों के शादी के लिए मना किए तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। और एक बात, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इतना कहते ही अमर को चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अमर, क्या हुआ है तुम्हें? अमर, आंखें खोलो अमर, अमर। उसके बाद निशा अमर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और प्रताप जी को फोन करके सारी बात बताती है। कुछ समय के बाद प्रताप जी और गायत्री हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्या हुआ मेरी अमर को?
पता नहीं दादी, अमर ना जाने कैसे बात करते करते नीचे गिर गया। तब डॉक्टर विनोद वहाँ पहुँचते हैं। विनोद, अमर कैसा है? चिंता करने की अभी कोई बात नहीं है प्रताप। अमर को होश आ गया है, वो अब पूरी तरह से ठीक है। चलिए आज सब जाकर उसे मिल लीजिए। अमर को हॉस्पिटल में देखकर गायत्री सदमे के कारण बेहोश हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर विनोद गायत्री के मुंह पर पानी छिड़कते हैं। कुछ समय के बाद गायत्री को होश आती है। दादी, क्या हुआ आपको? अमर, तू ठीक है ना बेटा? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं बहुत डर गई थी अमर। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती, मर जाती बेटा। छी दादी, ऐसे नहीं कहते। आपकी और दादाजी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे भला क्या हो सकता है? अगर मौत भी मेरे सामने भी आ जाए तो आप उसे मारकर भगा देंगे। नटखट, अभी भी तुझे मजाक सोच रहा है? ऐसे तुम कौन हो बेटी? तुमने अमर को हॉस्पिटल लाकर हम पर बहुत उपकार किया है। दादी, ये निशा है, मेरी फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड है या फ्रेंड से कुछ ज्यादा है? क्योंकि ये जिस तरह तुझे लेकर परेशान हो रही थी, उसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो तुम्हारी सिर्फ एक फ्रेंड होगी। ओ माय स्वीट दादी, आपको तो सब कुछ पता चल गया। दादी, निशा और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, अगर आप और दादाजी हाँ कहे तो। अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो मैं निशा से शादी नहीं करूंगा। चल जा झूठा, अगर हम हाँ नहीं कहेंगे तो तू निशा से शादी नहीं करेगा। देखती हूँ तू निशा से कैसे शादी नहीं करता, क्योंकि निशा हम दोनों को बहुत पसंद है। हम दोनों शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? क्यों जी, मैंने सच कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे भी निशा बेटी बहुत पसंद है। अगर तेरी शादी होगी तो निशा के साथ। उसके बाद अमर और निशा प्रताप और गायत्री की पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जीती रहो बेटी, बहुत जल्द हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी माँ पापा से तुम्हारी रिश्ते की बात करने। दादी, मेरी माँ पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तो मेरा गुजारा हो जाता है। तू अब से अपने आप को अनाथ कभी मत समझना बेटी, हम सब तुम्हारे अपने हैं। अरे वाह दादी, आप तो बहुत अच्छी बात कह दी। काश कि मेरी डायरी अभी मेरे पास होता तो मैं जल्दी से ये सारी बातें लिख लेता। अब तू घर चल, घर जाकर लिख लेना। मैं एक बार विनोद से मिलकर आता हूँ। विनोद, अमर को अब घर ले जा सकते हैं क्या? हाँ, वो अब ठीक है, तुम उसे घर ले जा सकते हो। लेकिन प्रताप, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ, बोलो ना विनोद। प्रताप, बचपन से अमर को बार बार चक्कर आते हैं, जो उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आज डॉक्टर त्रिपाठी से फोन में बात की है। उन्हें अमर की रिपोर्ट भी भेजा था। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि अमर की अगर एक ऑपरेशन किया जाए तो उसका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। इसलिए हमें अमर को लेकर बहुत जल्द दिल्ली जाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। तुम ये बात अमर और गायत्री भाभी को एक बार बोल देना। विनोद, तू सही कह रहा है। अगर ऑपरेशन से अमर ठीक हो सकता है तो हमें उसका बहुत जल्दी इलाज करना पड़ेगा। हमें देर नहीं करना चाहिए। मैं आज ही अमर और गायत्री से बात कर लूंगा। ठीक है, तो फिर आज ही डॉक्टर त्रिपाठी से बात करके ऑपरेशन की डेट फाइनल करता हूँ। ठीक है विनोद। उसके बाद प्रताप जी और गायत्री अमर को लेकर घर जाते हैं और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। अमर, तू जा अपनी कमरे में आराम कर। जी दादी। अमर कमरे में थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी डायरी निकालकर लिखने लगता है। तब गायत्री वहाँ आती है। ये क्या अमर, मैं तुझे कहा था कि तू जाकर आराम कर, लेकिन तू तो यहाँ डायरी लिख रहा है। इस डायरी में तू हमेशा क्या लिखता रहता है बेटा? दादी, ये डायरी में मेरा कहानी है। मेरे जीवन में घटी हुई हर एक लम्हा, हर एक पल इस डायरी में है। और दादी, आप तो जानती हो कि मुझे डायरी लिखना कितना पसंद है। मैं एक दिन नहीं लिखूं तो मुझे चैन नहीं आता है। तब प्रताप जी वहाँ पर आते हैं। क्या बात चल रही है दादी और पोते के बीच?
कुछ नहीं जी, अमर उसकी डायरी के बारे में मुझे बोल रहा था। वो ये बोल रहा था कि अगर वो एक दिन डायरी ना लिखे तो उसको चैन नहीं आता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अमर, गायत्री, मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलिए दादाजी। अमर, आज विनोद मुझे ये बोल रहा था कि तुम्हें जो बीच बीच में कभी कभी चक्कर आ रहे हैं उसके लिए तुम्हारी एक ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो दिल्ली के कोई डॉक्टर त्रिपाठी से बात किया है। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर तुम्हारा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं गायत्री, इसमें कोई खतरा नहीं होगा। दादाजी, ये ऑपरेशन कब होगा? विनोद आज डॉक्टर त्रिपाठी से बात करके बहुत जल्दी ऑपरेशन का डेट फिक्स करेगा। उसके बाद हम सब दिल्ली जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अमर और निशा की सगाई कर दिया जाए। जब अमर पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इन दोनों की शादी करा देंगे। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर प्रताप जी अमर और निशा की सगाई करवा देते हैं। तभी डॉक्टर विनोद एक खुश खबर देते हैं। प्रताप, आज सुबह डॉक्टर त्रिपाठी का कॉल आया था। अगले सोमवार को अमर का ऑपरेशन का डेट फिक्स हुआ है। हमें परसों ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है विनोद, मैं परसों दिल्ली जाने के लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। ये बात सुनकर विक्रम और माला गुस्सा हो जाते हैं। हमने बहुत मुश्किल से प्रताप ठाकुर के बेटे और बहू को मरवा दिया था। सोचा था उन दोनों की मौत के बाद प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रताप ठाकुर का कुल दीपक बच गया। अब अमर हमारे रास्ते में आ रहा है विक्रम। अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। फिर से प्रताप ठाकुर का वंश बढ़ेगा और हम यूं ही देखते रह जाएंगे। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा माला। मुझे अमर को अपनी रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम बस देखती जाओ माला कि मैं क्या करता हूँ। निशा, मैं और दादाजी डॉक्टर दादाजी के साथ ऑपरेशन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों कुछ दिन अब नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं अमर, तुम पहले ठीक होकर घर वापस आ जाओ, उसके बाद तो हम दोनों मिलने वाले हैं ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसे दादी हमेशा कह रही है कि मैं दिल्ली वापस आने के बाद वो हम दोनों की शादी करा देगी। दादा दादी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। निशा, मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? बोलो ना अमर। निशा, दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए हम उन्हें दिल्ली लेकर नहीं जा रहे हैं। क्या तुम जब तक मैं दिल्ली से ना लौटूं तब तक तुम दादी के पास मेरे घर पे रुक सकती हो? वरना दादी अकेली रहकर हमेशा मुझे याद करके रोती रहेगी। अगर तुम उनके पास रहोगी तो वो तुमसे बात करके उनको अकेलापन दूर होगा। अच्छा ठीक है अमर, तुम दादी की चिंता मत करो। मैं कल सुबह ही उनके पास आ जाऊंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना, दादी का ख्याल मैं रख लूंगी। थैंक यू निशा। उसके अगले दिन प्रताप जी, डॉक्टर विनोद और अमर दिल्ली जाने के लिए रेडी हो चुके थे। दादी, क्या हुआ? आप यहाँ इतने चुपचाप क्यों बैठी हो? हमारे दिल्ली जाने का समय हो रहा है। पता नहीं अमर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ होने वाला हो। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है अमर। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो दादी? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तरह से ठीक होने के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ। कुछ दिन की तो बात है। जब मैं ठीक होकर घर वापस आऊंगा तब मैं आपके लिए आपके कान्हा जी के मूर्ति के साथ लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। गायत्री, तुम खामोखा इतना परेशान हो रहे हो। अमर के साथ मैं और विनोद भी जा रहे हैं। उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ हमेशा रहेंगे। हाँ भाभी जी, जब तक अमर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वहाँ दिल्ली में उसके पास रहूंगा। अमर ठीक होने के बाद उसको लेकर घर वापस आऊंगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और हमें जाने का अनुमति दीजिए। फ्लाइट का टाइम हो रही है। ठीक है, आप सब जाइए। उसके बाद अमर गायत्री की आशीर्वाद लेता है और सब एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये देखकर विक्रम मन ही मन खुश हो जाता है। जाओ प्रताप ठाकुर, जाओ। आज तुम सबका आखिरी दिन होगा। यहाँ से तुम सब तो खुशी खुशी जा रहे हो, लेकिन वहाँ रास्ते में तुम सबकी मौत खड़ा है। सब रास्ते में कार से जा रहे थे। उनकी कार के पीछे विक्रम की भेजी हुई एक ट्रक जा रहा था।
विक्रम उस ट्रक को प्रताप की कार का एक्सीडेंट कराने के लिए भेजा था। तब अमर को बहुत जोरों की पेशाब लगता है। दादाजी, जरा कार को साइड में रोकिए ना, मुझे जोर से पेशाब लग रही है। अमर की बात सुनकर प्रताप जी कार को रोड की साइड में रोकते हैं। अमर कार से निकलकर जब रोड क्रॉस करता होता है तब वो ट्रक आकर अमर को टक्कर मार कर चला जाता है। दादाजी! अमर, अमर, ये क्या हो गया बेटा? दादाजी, मैं जा रहा हूँ दादाजी। आप दादी को मेरी मौत के बारे में मत बताना, वरना वो सहन नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो। नहीं अमर, तू ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगा। विनोद, अमर को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उतने में अमर अपना दम तोड़ देता है। अमर, आंखें खोल अमर, अमर। प्रताप, अमर हम सबको छोड़कर जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमर। उसके बाद प्रताप जी अमर का अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन डॉक्टर विनोद के घर पर रहते हैं। तभी गायत्री का फोन आता है। गायत्री का फोन? अगर वो अमर के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? और अगर फोन नहीं उठाया तो गायत्री परेशान हो जाएगी। इतने में फोन कट हो जाती है। किसका फोन था प्रताप? गायत्री का। तो तुमने गायत्री भाभी का फोन क्यों नहीं उठाया? अगर मैं गायत्री का फोन उठाता तो वो अमर के बारे में पूछती तो मैं उससे क्या जवाब देता? तभी फिर से गायत्री का फोन आती है। प्रताप, गायत्री भाभी का फोन उठा, उनसे नॉर्मली बात कर। फोन में उन्हें अमर के बारे में अभी कुछ मत कहना। उठा, फोन उठा। डॉक्टर विनोद के कहने पर प्रताप जी गायत्री की फोन उठाते हैं। हेलो गायत्री। क्या जी, आप एक हफ्ते से दिल्ली गए हुए हैं और एक बार भी मुझे कॉल नहीं किए, और तो और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। पता है मैं कितनी परेशान थी। सॉरी गायत्री, अमर के ऑपरेशन के भागदौड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने की। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे मेरा अमर कैसा है? उसका ऑपरेशन ठीक से हो गया है ना? वो अब ठीक है ना? वो अच्छी तरह से अभी खाना पीना करता है ना? मुझे वो याद करता है ना? बोलिए ना, मैं उसे दिन रात याद करती रहती हूँ। कब वो ठीक होकर घर वापस आएगा और कब मैं उसे जी भर के देख पाऊंगी। अरे, अब चुप क्यों हो गए? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? सॉरी गायत्री, अमर के ऑपरेशन के भागदौड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने की। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप अमर से मेरी बात करवाइए ना। उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। नहीं गायत्री, तुम अब अमर से बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि अमर जहाँ पर है उसके साथ कोई भी अब बात नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहाँ है मेरा अमर? अरे, अमर अभी भी आईसीयू में है। डॉक्टर उससे मिलने के लिए हमें भी मना कर रहे हैं। अभी और कुछ दिन की तो बात है। अमर जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, तब हम सब घर वापस आ जाएंगे। अच्छा गायत्री, मैं अब फोन रखता हूँ। डॉक्टर से मिलने के लिए विनोद मुझे बुला रहा है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद प्रताप जी फोन रख देते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। अपने आप को संभाल मेरे दोस्त। कैसे संभालो विनोद? मेरे आंखों के सामने मेरे हंसता खिलता परिवार उजड़ गया। मेरा बेटा, मेरा बहू और अब मेरा पोता अमर भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं ये बात गायत्री से कैसे कहूँ? ये बात सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो, और मैं उसे खोकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा विनोद। काश कि भगवान मुझे उसके पास बुला लेता तो मुझे ऐसी परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। ये तू क्या कह रहा है प्रताप? मेरा दोस्त इतना कमजोर नहीं है। अगर मेरा दोस्त इतना कमजोर होता तो वो अपने हाथों से अपने बेटा, बहू और पोता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता। उठ मेरा दोस्त, अब गायत्री भाभी को सच्चाई बोलने का वक्त आ गया है। अब हम सब सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। तो हिम्मत करके गायत्री भाभी को जाकर अमर के बारे में बता, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं गायत्री को कैसे सच्चाई बताऊं विनोद? अगर सच्चाई जानने के बाद गायत्री को कुछ हो गया तो? नहीं,
नहीं, मैं गायत्री को अमर की मौत के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मर जाएगी, वो मर जाएगी। मैं अब क्या करूं? तुम कितने दिन गायत्री भाभी से सच्चाई छुपा पाओगे? आज नहीं तो कल उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तब क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? इसलिए मैं कहता हूं कि गायत्री भाभी को सब कुछ बता दो। मैं खुद तेरे साथ जाऊंगा गायत्री भाभी को बताने। मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए विनोद, हिम्मत जुटाने के लिए, गायत्री के सामना करने के लिए। ठीक है प्रताप, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाते हैं। एक दिन दादी, अमर और दादाजी को दिल्ली जाते हुए 20 दिन हो चुके हैं। तब से मैं एक बार भी अमर से बात नहीं की हूँ। मुझे अमर की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम दोनों अमर से मिलने दिल्ली चले जाएं। एक बार उसे देखकर हम दोनों वापस आ जाएंगे। बात तो तू सही बोल रही है निशा। मुझे भी अमर की बहुत याद आ रही है। मुझे भी उसे देखने को मन कर रहा है। मैं अभी अमर की दादाजी से बात करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि हम दोनों कल सुबह ही दिल्ली आ रहे हैं अमर से मिलने। अब अमर से मिले बगैर चैन नहीं आ रहा है। इतना कहकर गायत्री प्रताप जी को फोन करती है। हेलो गायत्री, बोलो, कैसे फोन किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ जी। मैं आपको ये बात बताने के लिए फोन किया था कि कल सुबह मैं और निशा दिल्ली आ रहे हैं अमर से मिलने। उसे देखे बगैर अब रहा नहीं जा रहा है जी। दिल बहुत घबरा रहा है। इसलिए मैं और निशा अमर को एक बार देखकर फिर वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं गायत्री, तुम और निशा यहाँ मत आओ। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे कहा ना कि हम बस एक बार अमर को देखकर वापस आ जाएंगे। आप प्लीज मना मत कीजिए। इस बार आपकी कोई भी बात मैं नहीं मानूंगी। मैं और निशा कल दिल्ली आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। नहीं गायत्री, तुम यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? आप मुझे दिल्ली आने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? कहीं आप मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? मेरा अमर कैसा है? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? ये कैसी बात कर रही हो तुम गायत्री? भला अमर को क्या हो सकता है? अमर पूरी तरह से ठीक है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ आने के लिए मना कर रहा था क्योंकि तुम्हारी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती है। ऐसे में तुम ट्रैवल कैसे करोगी? और ऊपर से अमर ने भी तुम्हें मना किया था ना ट्रैवल करने को। तुम ये बात भूल गई? तुम अमर की बात को अनसुना करोगी? मैं तो सिर्फ उसे एक बार देखना चाहती हूँ जी। अगर तुम अमर को देखना चाहती हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अमर खुद आएगा तुम्हें देखने। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अमर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। डॉक्टर कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। मैं और विनोद अमर को लेकर परसों सुबह घर आ जाएंगे। इसलिए तुम्हें और निशा को यहाँ आने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप सच कह रहे हैं? मेरा अमर अब घर वापस आएगा? वो ठीक हो गया है? हाँ गायत्री, अमर ठीक हो गया है। हम परसों ही घर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर प्रताप जी फोन रख देते हैं। विनोद, तू सही कह रहा था। अब समय आ गया है गायत्री को अमर के बारे में सब कुछ सच बताने का। हमें परसों सुबह घर जाना होगा। तू चिंता मत कर प्रताप, मैं तेरे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर गायत्री भाभी को अमर की सच्चाई बताएंगे। अमर घर आने की बात से गायत्री और निशा बहुत खुश थे। देखते ही देखते एक दिन बीत जाता है। निशा बेटी, अभी अमर के दादाजी से बात हुई है मेरी। वो अब कुछ समय में घर आ रहे हैं। चलो बाहर चलते हैं। उसके कुछ समय के बाद प्रताप जी और डॉक्टर विनोद वहां पहुंचते हैं। उन्हें अकेले देखकर गायत्री पूछती है, ये क्या जी, आप दोनों आ गए? मेरा अमर कहाँ है? वो कार में बैठा है क्या? बोलिए ना, आप इस तरह चुप क्यों है? भाई साहब, मेरा अमर कहाँ है? आप दोनों चुप क्यों हैं? बोलिए ना, अमर कहाँ है? ये क्या जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? बोलिए ना, मेरा अमर कहाँ है? बोलिए। गायत्री,
उस दिन जब हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तब दादी। अमर, प्रणाम दादी। अमर को देखकर गायत्री खुशी से उसे गले लगाती है। तू कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ दादी, आपके सामने तो खड़ा हूँ। दादाजी, ये क्या बात हुई? मैं सुना था कि जब लोग बूढ़े होते हैं उनका याददाश्त कमजोर हो जाता है, लेकिन आज मैंने ये देख भी लिया। आपको पता है दादी, हम जब एयरपोर्ट से बाहर आए ये दोनों बात करने में बिजी हो गए। तब वहां पर मेरा एक दोस्त मिल गया। मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा सा दूर क्या चला गया, ये दोनों मुझे वहां छोड़कर चले आए। क्या हुआ दादाजी? अकेले घर आकर दादी को शक या सरप्राइज क्या देना चाहते थे? मेरा दोस्त के पास कार था, इसलिए मैं यहाँ जल्दी पहुंच पाया, वरना मेरी दादी रो रो कर खुद का बुरा हाल कर देती। ये क्या जी, बूढ़े हो गए हो, फिर भी आपका बचपना नहीं गया? चलो दादी, अंदर चलो। दादाजी को बाद में डांट लेना। मैं बहुत थक गया हूँ, आपकी हाथ का खाना खाकर रेस्ट लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, चल। अमर को देखकर प्रताप जी और डॉक्टर विनोद हैरान हो गए। दादी, ये लो कान्हा जी का मूर्ति। मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं दिल्ली से वापस आऊंगा आपके लिए कान्हा जी का मूर्ति लेकर आऊंगा। ये लीजिए। तुझे याद था अमर? मैं अपनी दादी को कहा हुआ बातें कैसे भला भूल सकता हूँ। निशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अमर, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। निशा, थैंक यू। मेरी और दादाजी का एब्सेंस में दादी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा तुमने। और सॉरी इसलिए कि मैं तुमसे और दादी से इन दिनों बात नहीं कर पाया। हॉस्पिटल की बात तो तुम जानती हो, कभी डॉक्टर कहते थे ये टेस्ट करवाओ तो कभी वो टेस्ट करवाओ। बेचारा दादाजी और डॉक्टर दादाजी दोनों इस चक्कर में बिजी रहते थे। पता है दादी, दादाजी और डॉक्टर दादाजी मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे, इसलिए तो मैं बहुत जल्दी ठीक होकर आपके सामने हूँ। इसलिए दादी, आप आज मेरी पसंद की खीर बनाओ। दादाजी और डॉक्टर दादाजी दोनों खीर खाएंगे मेरे घर आने की खुशी में। क्यों दादाजी, खाओगे ना आप खीर? हाँ हाँ अमर, मैं आज ही खीर बनाऊंगी, हम सब मिलकर खाएंगे। ये क्या, तुम तो कह रहे थे कि अमर मर चुका है, तो फिर ये कौन है? ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। उस ट्रक ड्राइवर ने खुद मुझे कॉल करके बोला था कि उसकी ट्रक से अमर का एक्सीडेंट हो गया है और उसके आंखों के सामने अमर मर चुका है। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला था कि प्रताप ठाकुर ने अमर का अंतिम संस्कार भी कर चुका है। अगर अमर मर चुका है तो फिर ये कौन है? कहीं वो ड्राइवर तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? माला की बातें सुनकर विक्रम उस ट्रक ड्राइवर को फोन करता है। पांडे, तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे अमर को मारने के लिए। तुमने मुझे ये कहा था कि अमर उस दिन तुम्हारी ट्रक के एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन अमर तो जिंदा है, वो अब यहाँ घर आ चुका है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला पांडे? तुम्हें ये झूठ बहुत भारी पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पांडे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अमर जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे मरते हुए अपनी आंखों से देखा है। प्रताप ठाकुर और उसका दोस्त खुद उन दोनों अमर का अंतिम संस्कार किया था और ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैं अपना कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ता। अमर मर चुका है। अगर अमर मर चुका है तो एक कौन है जो हमारे घर में है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अमर मर चुका है। मैं अब रखता हूँ, मेरा बहुत सारा काम है। माला, पांडे की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। दाल में कुछ काला है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है कि अमर का बहुरूपिया है जो यहाँ अमर का जायदाद लेने के लिए आया हो। हमें उस पर नजर रखना होगा माला। और ऐसे भी तुमने ये नोटिस किया, जब अमर घर आया उसे देखकर प्रताप ठाकुर और उस डॉक्टर का होश कैसे उड़ गए थे? वो दोनों अमर को देखकर हैरान कैसे हो गए थे? तुमने ये देखा था ना? हाँ विक्रम, तुम सही बोल रहे हो। मैंने प्रताप ठाकुर को देखा था। वो अमर को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गए थे, मानो कि जैसे वो अमर की भूत देख लिए हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह लड़का अमर नहीं है? हम प्रूफ कैसे करेंगे? बस उस पर नजर रखना होगा माला। वो बहुरूपिया जितना चालाक क्यों ना हो, वो कभी ना कभी गलती जरूर करेगा। बस उसका फायदा हमें उठाना है।
उसे रंगे हाथ हमें पकड़ना है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। उस लड़के के ऊपर हमें नजर रखना होगा। दादी, खीर बनने में और कितना समय लगेगा? बस हो गया अमर, मैं अभी लेकर आई। ये लीजिए, सबके लिए खीर। हम सब साथ में खीर खाएंगे। दादी, आप पहले दादाजी और डॉक्टर दादाजी को खीर दो। इन दोनों की वजह से ही मैं आपके सामने सही सलामत हूँ, इसलिए इस खीर पर पहला हक उन दोनों का है। लीजिए दादाजी, खीर खाइए। आज दादी आपको डांटेगी नहीं, आप थोड़ा खीर खा सकते हैं। थोड़ा खीर खाने से आपको कुछ नहीं होगा। खाइए दादाजी। मुझे भूख नहीं है। ये क्या जी, पहले तो मना करने पर भी आप खीर छुप छुप कर खाते थे, लेकिन आज मैं और अमर सामने से आपको दे रहे हैं और आप खीर खाने के लिए मना कर रहे हैं। हो क्या गया है आपको? मैं देख रही हूँ आप आज जब से दिल्ली से वापस आए हैं तब से एकदम से चुपचाप और खोए खोए से लग रहे हैं। क्या हुआ है आपको? अरे दादी, दादाजी टायर्ड हो गए हैं। वहाँ दिल्ली में मेरे पीछे इतना भागदौड़ किए थे कि अब दादाजी थक चुके हैं, इसलिए अब उनको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ अमर, तू सही बोल रहा है। सुनिए जी, आप एक खीर खाकर थोड़ा आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अमर और गायत्री की बातें सुनकर प्रताप ठाकुर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गायत्री का बर्थडे होता है। अमर सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाकर गायत्री के लिए प्रसाद लेकर आता है। हैप्पी बर्थडे दादी, ये लीजिए प्रसाद। तू इतनी जल्दी मंदिर जाकर आ गया अमर? ये क्या दादी, आपके जन्मदिन पर मैं हर साल तो इस तरह मंदिर जाता हूँ और आपके लिए भगवान का प्रसाद लेकर आता हूँ। इसमें हैरान होने की बात क्या है? जल्दी से प्रसाद लीजिए दादी। दादाजी, आप भी लीजिए। अमर की बातें सुनकर फिर से प्रताप जी हैरान हो जाते हैं। अरे, आप इस तरह अमर को हैरान होकर देखे क्यों जा रहे हैं? उसके हाथों से प्रसाद लीजिए ना। अच्छा, आप दादा और पोता बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तुम कौन हो? ये कैसे सवाल कर रहे हो दादाजी? मैं अमर, आपका पोता। तुम अमर नहीं हो और ना ही मेरा पोता हो। दादाजी, आपकी ये बातें अगर दादी सुनेगी ना तो उनसे डांट खाओगे। मैं तुम्हें ये पूछा ना कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरा अमर नहीं हो। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हो? ये बात जो भी सुनेगा उसे ये लगेगा कि आप पागल हो गए हो, क्योंकि मैं तो अब ठीक होकर आया हूँ। अमर, जरा आना बेटा। दादी मुझे बुला रही है, सो एक्सक्यूज मी। उस दिन शाम को जब गायत्री तैयार होकर नीचे आ रही थी तब उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। विनोद, क्या हुआ? गायत्री कैसी है? प्रताप, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी को खून बहुत गया है, उन्हें खून की जरूरत है। डॉक्टर दादाजी, आप मेरा खून लीजिए, मैं दादी को खून दूंगा। नहीं, तुम गायत्री को खून नहीं दोगे। दादाजी, आप मुझे दादी को खून देने के लिए क्यों मना कर रहे हो? आपको तो पता है कि दादी और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है और मैं पहले भी एक बार दादी को खून दे चुका हूँ। डॉक्टर दादाजी, इस बार भी मैं अपने दादी को खून दूंगा। आप मेरा ब्लड दादी को दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। ये कैसा हो सकता है? उस लड़का का खून गायत्री के खून के साथ कैसे मिल गया? विनोद, तू तो जानता है ना कि ये लड़का हमारा अमर नहीं है, तो फिर उसका खून गायत्री के खून के साथ कैसे मैच किया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक ही शक्ल, हाव भाव एक जैसा। उसे अमर के बारे में और हमारे परिवार के बारे में जानना, ये सब कैसे हो सकता है? और तो और आज उसका खून गायत्री के खून के साथ मैच हो गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी जानता हूँ और तू भी जानता है कि ये लड़का अमर नहीं है, लेकिन गायत्री नहीं जानती। वो तो उसे ही अपना अमर मानती है। मैं अब क्या करूं? मैं दिन ब दिन उलझन में फंसते जा रहा हूं विनोद। मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो मैं कहावत तो सुना होगा प्रताप, कि दोषी जितने भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। इसलिए तुम्हें उस लड़के को शक की नजर से ना देखकर थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। तुम्हें नॉर्मल होता हुआ देखकर वो कुछ ना कुछ गलत जरूर करेगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसे एक्सपोज करेंगे। इसलिए तुम्हें बहुत शांति से
सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। हॉस्पिटल से गायत्री डिस्चार्ज होने के बाद अमर उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। ये देखकर प्रताप ठाकुर और भी ज्यादा हैरान और टेंशन में आ जाते हैं। चाचा जी, कंपनी के 1 नंबर यूनिट में जो बड़ी वाली मशीन है वो फिर से बिगड़ गई है। मैंने सर्विस इंजीनियर से बात किया है, वो बोल रहा है कि उसको रिपेयर करने के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। उसके बारे में बात करने के लिए आज ये मीटिंग रखा गया है। मेरे ख्याल से उस मशीन को रिपेयर कर देना ही चाहिए। फुलिशनेस! तुम यहाँ क्यों आए हो? दादाजी, मुझे जहाँ पता चला है कि इस 1 साल में हमारी वो मशीन 2 बार पहले खराब हो चुका है। उसको रिपेयर करने में पहली बार खर्चा हुआ था 20 लाख रुपए और दूसरी बार खर्चा हुआ 30 लाख, और अब चाचा जी बोल रहे हैं कि इस बार 50 लाख रुपए खर्चा होगा उसे रिपेयर करने में। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ खर्चा हुआ है इस एक मशीन पर। दादाजी, यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भी है, उन्हें पूछ लेते हैं। अच्छा अशोक जी, आप ये बोलिए, वो मशीन से हमारी 1 साल में कितनी प्रोडक्शन होती है? सर, ये कोई 30 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होते। इसका मतलब उस मशीन के पीछे हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी लॉस। इसलिए उस मशीन का रिपेयर ना करके एक नया मशीन खरीदना चाहिए जिसका कीमत 60 लाख होगा। अगर हम उस नया मशीन को अभी ऑर्डर करते हैं तो वो 60 दिन के अंदर मशीन हमारे पास आ जाएगा और हम 10 दिन के अंदर मशीन का इंस्टॉलेशन करके हमारा प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अमर साहब ठीक कह रहे हैं, नया मशीन खरीदने से हमारा रिपेयर का पैसा बच जाएगा। अमर की बातें सुनकर सब खुशी से ताली बजाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए थे? दादी ने आपके लिए मेडिसिन भेजा है, इसे आप घर में भूल गए थे, इसे खा लीजिए। दादाजी, सही समय पर सही मेडिसिन खाना जैसे हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, वैसे ही सही समय पर सही डिसीजन लेना कंपनी के लिए भी अच्छी होती है। अमर की बातें सुनकर विक्रम गुस्सा हो जाता है। गायत्री, वो लड़का कहाँ है? कौन लड़का? तुम्हारा वो लाडला पोता। वो सिर्फ मेरा लाडला है, आपका कुछ नहीं। और ऐसे भी उसका नाम अमर है, आप उसे लड़का क्यों बोल रहे हैं? तुमने उसे ऑफिस क्यों भेजा था? आप मेडिसिन घर पर भूल गए थे, इसलिए मैंने उसे मेडिसिन देने के लिए भेजा था। अगर मेडिसिन देने के लिए भेजा था तो मुझे मेडिसिन देकर चला आ सकता था ना, लेकिन उसने सीधा मीटिंग हॉल में घुसकर तमाशा करने की क्या जरूरत था? बुला उसे, कहाँ है वो? दादाजी, मैं यहाँ हूँ। तुमने ऑफिस में क्या किया अमर, जिस बात को लेकर तुम्हारे दादाजी इतने गुस्से में हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दादी। दादाजी वहाँ कंपनी में अच्छी सैलरी देकर एम्प्लॉय रखे हैं, साथ में कंपनी का देख रेख करने के लिए विक्रम चाचा को भी रखे हैं मैनेजर के रूप में, लेकिन वो सब कोई काम के नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मैंने यूं ही चुटकी में सॉल्व कर दिया, वो भी विदाउट लॉस। क्यों दादाजी, मैंने सच कहा ना? प्रॉब्लम सॉल्व होता कि नहीं ये बाद में डिस्कशन होता, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? विदाउट परमिशन तुम उस मीटिंग रूम में कैसे घुस गए? तुम्हें परमिशन किसने दिया? दादाजी, आप फिर से वही परमिशन की बात मुझे बोल रहे हैं। इसे देखा जाए तो आपको अभी 70 साल हो चुका है, यानी आपका रिटायर होने का उम्र हो चुका है, और मुझे अब 25 साल, और मेरी पढ़ाई भी अभी खत्म होने के साथ साथ नॉलेज भी मैंने अभी काफी गेन कर लिया है। इसलिए आपके बाद मैं ही तो आपका कंपनी संभालने वाला हूँ। चुप हो जा तू। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं जी? अमर ठीक ही तो कह रहा है। कल से आप उसे भी ऑफिस लेकर जाइए, उसे काम सिखाइए। आगे जाकर उसे ऑफिस और ये घर दोनों संभालना होगा ना। आपका पूरा प्रॉपर्टी अब उसका ही तो है। उसके अगले दिन गायत्री, तुम मुझे उस लड़के को ऑफिस लेने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? आप आजकल अमर को लड़का लड़का क्यों बोल रहे हैं जी? उसका नाम है, उसे नाम बोलकर बुलाइए। दादी, आप एक बात पर नोटिस किए हो? दादाजी जब से दिल्ली से वापस आए हैं उस दिन से वो मुझे प्यार से अमर बुलाना ही छोड़ दिए हैं। हाँ अमर, तू एकदम सही बोल रहा है। अरे विक्रम, तू यहाँ आ बैठ। चाचा जी, न्यू मशीन खरीदने के लिए आपका और अमर का एक साइन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साइन कर। मेरा साइन करना क्या जरूरी है? क्योंकि अभी तक तो मैं कंपनी संभाला भी नहीं हूँ। तेरा साइन करना जरूरी है, साइन कर यहाँ पर। अमर थोड़ी देर सोचने के बाद पेपर्स में साइन कर देता है।
ये लीजिए दादाजी पेपर्स, जरा ठीक से चेक कर लीजिए, साइन ठीक है ना? अमर की साइन देखकर प्रताप जी फिर से हैरान हो जाते हैं। ये तू क्या कह रहा है अमर? भला तेरे साइन में गलती कैसे हो सकता है बेटा? नहीं दादी, आजकल दादाजी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं अमर, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दादाजी तुझ पर भरोसा भी करते हैं और तुझे बहुत प्यार भी करते हैं बेटा। वो आजकल बहुत परेशान रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा नाराज और गुस्से में रहते हैं। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा तो एक काम कीजिए, अमर अब रेडी है, आप उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाइए। जा अमर, दादाजी के साथ ऑफिस जा। दादाजी का चेहरा देखकर मुझे लगता नहीं है कि दादाजी को कोई इंटरेस्ट है मुझे ले जाने के लिए। देखिए वो कैसे उदास है। आप अमर को आपके साथ ऑफिस लेकर जाएंगे या फिर नहीं? वरना अमर दूसरी कार में ऑफिस चला जाएगा। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। बाय दादी, सी यू इन द इवनिंग। दादाजी, ये कौन सी जगह है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हमें तो अभी जाना था ना। तुम कौन हो? ये सवाल आप पहले भी मुझे पूछे थे दादाजी, और आज फिर से पूछ रहे हैं। मैं आपको कहा ना कि मैं अमर हूँ, आपका पोता। जा शट अप, तुम अमर नहीं हो। मैं आपके हर इम्तिहान में पास कर चुका हूँ दादाजी, चेहरे में, दादी को ब्लड देने में और आज साइन करने में। आपकी हर परीक्षा में मैं पास कर चुका हूँ दादाजी, फिर भी आप बोले हैं कि मैं अमर नहीं हूँ। हाँ, तुम अमर नहीं हो, क्योंकि मेरा अमर आज से ठीक 2 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मर चुका है और मैं उसका अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है। ये रही उसका समाधि। यहाँ मैं कितने बार आकर उसके समाधि के सामने बैठकर अपना आंसू बहाया है। इसलिए तुम मेरे अमर नहीं हो। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं अमर हूँ और आपका पोता। यू बास्टर्ड। बस प्रताप ठाकुर, बस। आप मुझ पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन आप मुझे कभी बास्टर्ड बोल नहीं सकते। अगर आप मुझे बास्टर्ड बोलेंगे तो खुद आपके मुंह काला हो जाएगा और आपका खानदान पर कलंक लग जाएगा और आपका ये नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू जब से मेरा घर आया है तब से मेरा जीना हराम करके रखा है। मेरा इज्जत, मेरा सुख चैन सब मिट्टी में मिला चुका है। मैं आपके घर आकर आप पर एहसान किया है और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे बास्टर्ड बोल रहे हैं। उस दिन अगर मैं सही समय पर आपके घर नहीं पहुंचता तो आपकी बीमार पत्नी का क्या हाल होता, जरा सोचिए, जो अपनी पोता को थोड़ी सी खरोच आने पर सहन नहीं कर पाती है और उसका मरने की खबर सुनकर मर जाती, और आप इस वक्त आपके घर के कोने में बैठे उनको याद करके रोते हुए होते। इसका मतलब तुम्हें स्वीकार करती हो कि तुम मेरा पोता नहीं हो। मैं ऐसा कब कहा कि मैं आपका पोता नहीं हूँ? मैं यहाँ स्वीकार या अस्वीकार करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ आपके घर में एक पल भी नहीं रहूंगा, आपके घर से चला जाऊंगा। अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी के लिए आए हो तो तुम एक ख्याल अपने दिमाग से हटा लो, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टीज का असली वारिस मेरा पोता अमर था, जो अब मर चुका है। मैं अमर नहीं हूँ, ये बात आप साबित कर लो मिस्टर प्रताप ठाकुर। पुलिस अदालत जहाँ कहोगे मैं वहां जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात मत भूल जाना कि आपकी एक पत्नी है जो अपनी पोते को बहुत प्यार करती है। क्या उसे आप दुख दे सकते हो? सच्चाई जानने के बाद उनका क्या होगा, ये बात जरा अच्छी तरह से सोचिएगा। अमर और प्रताप ठाकुर की बातें विक्रम सुन लेता है। निशा, मेरे बारे में मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। अब तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर है। अमर, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे वो पुराने अमर नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो, इसलिए मैं पूरी सच्चाई जानने के बाद तुम पर नाराज कैसे हो सकती हूँ। तुम अपनी मकसद में जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। और रही मेरी बात, मैं एक बार अपना प्यार खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं अपनी अमर को फिर से खोना नहीं चाहती। थैंक यू निशा, मुझे समझने के लिए। लेकिन अब जिस तरह प्रताप ठाकुर मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इस बात पर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं अंदर ही अंदर कमजोर होते जा रहा हूँ। नहीं अमर, तुम कमजोर नहीं हो सकते। तुम्हें तो अपनी इस लड़ाई में जीतना है। तुम एक काम क्यों नहीं करते?
तुम जिस तरह मुझे अपनी सच्चाई बता दिए, ठीक उसी तरह दादाजी को भी सब कुछ सच सच बता दो। देखना, वो पूरी बात जानने के बाद तुम्हें खुशी से गले लगाएंगे। नहीं निशा, अभी नहीं। मैं दादाजी को अभी कुछ भी नहीं बता सकता। एक बार मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, उसके बाद मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगा। अच्छा निशा, मैं अब आता हूँ, मेरा कुछ काम याद आ गया। अमर जब घर आ रहा था तब विक्रम की भेजी हुई ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर के जख्मी हो जाता है। ये बात सुनकर गायत्री और प्रताप जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अमर को देखकर गायत्री परेशान हो जाती है। क्या हुआ तुझे अमर? तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है दादी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस थोड़ा सा खरोच आया है। आप चिंता मत कीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि तू सही सलामत है। मैं तो एक्सीडेंट की बात सुनकर डर गई थी। दादी, आपका आशीर्वाद है तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? आप अभी घर जाइए, मुझे डॉक्टर दादाजी कल डिस्चार्ज देंगे। मैं कल घर आ जाऊंगा। नहीं, मैं तेरे साथ यहाँ आज रहूंगी, फिर हम सब कल घर साथ में चले जाएंगे। दादी, मेरे ख्याल रखने के लिए डॉक्टर दादाजी और नर्स है। आप घर जाइए, और ऐसे भी आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैं कल घर आ जाऊंगा। हाँ भाभी जी, मैं और नर्स यहाँ है अमर का ख्याल रखने के लिए। आप जाइए। गायत्री, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मुझे यहाँ से ऑफिस जाना है। मैं कुछ देर यहाँ अमर के पास रुकता हूँ और यहाँ से सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या सोच रहे हो मिस्टर ठाकुर? मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपका प्लान फेल हो गया मुझे मारने में। ऐसे देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी प्लान किए थे। ट्रक से मरवा कर मेरा मौत एक एक्सीडेंट का नाम दे देते, लेकिन अफसोस मैं बच गया। लोग मिस्टर यंग मैन, तुम प्रताप ठाकुर को नहीं जानते। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम इतने दिन मेरे घर में नहीं रह पाते। ऐसे नीच और घटिया काम प्रताप ठाकुर कभी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप एक काम नहीं किए हो, लेकिन कोई तो एक काम किया है। पर वो क्यों किया है, किस लिए किया है, वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है और उसका मकसद क्या है? इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपका नुकसान करना चाहता है। अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो तुम हो, और तुम्हारा मकसद क्या है वो मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। तुम्हें मैं कैसे एक्सपोज करूंगा वो रास्ता में बहुत जल्द ढूंढ कर ले आऊंगा। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ। तुम आज घर जा सकते हो। डॉक्टर दादाजी, क्या आप भी मुझे अमर नहीं मानते? मैं अपनी आंखों देखी घटना पर कैसे यकीन ना करूं? अमर दम तोड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम अमर नहीं हो सकते। सो एक्सक्यूज मी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अमर कि तुम उस ट्रक एक्सीडेंट में बच गए और अब तुम सही सलामत हो। ये तुम्हारे लिए। एक गुलदस्ता लाने की क्या जरूरत थी चाचा जी? आज तो मेरा शादी या एनिवर्सरी नहीं है, तो फिर आप एक गुलदस्ता क्यों लेकर आए हैं? मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ यंग मैन। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अमर नहीं हो, क्योंकि अमर एक ट्रक एक्सीडेंट में मर चुका है और तुम उसका एक हमशक्ल हो। अच्छा, आप कैसे जानते हो कि अमर एक ट्रक एक्सीडेंट में मर चुका है? कहीं आप तो अमर को... खैर छोड़ो इन बातों को, बोलिए आपका प्रपोजल क्या है? आप क्यों यहाँ है? सुनो, तुम जिस मकसद से प्रताप ठाकुर के घर में उसका पोता अमर बनकर आए हो, उसमें 50-50 पार्टनर करते हैं। मतलब ये है कि मुझे पता है तुम यहाँ प्रताप ठाकुर का प्रॉपर्टी के लिए ही आए हो, और मैं इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए बरसों से प्लानिंग बना रहा हूँ। जब अमर मर गया मुझे लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब प्रताप ठाकुर का पूरा जायदाद मेरा हो जाएगा, लेकिन तुमने उस समय आकर मेरा बना बनाया प्लानिंग चौपट कर दिया। इसलिए प्रताप ठाकुर का पूरा प्रॉपर्टी हम दोनों में 50-50 बांट लेते हैं। बोलो क्या कहते हो? मैं आपके साथ प्रताप ठाकुर का पूरा प्रॉपर्टी क्यों शेयर करूं? उनका पोता और दामाद के हिसाब से उनका पूरा जायदाद मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा।
उसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं आपको नहीं दूंगा। और 50% तो बहुत दूर की बात है। तू मुझे नहीं जानता कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो भी कुछ करना था आप कर लिए चाचा जी। अब जो भी करना है वो मैं ही करूंगा। सो यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तो मैं ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत पछताओगे। ओ यू जस्ट गेट आउट। हॉस्पिटल से आने के बाद विक्रम गुस्से से गायत्री के पास आता है। गायत्री तब बहुत खुश थी क्योंकि अमर हॉस्पिटल से आने वाला था। वो विक्रम को देखकर बोलती है, विक्रम तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ चाची जी। हाँ बोलना, क्या बोलना चाहता है? चाची जी, दिल्ली से आने के बाद आप जिसको अपना पोता अमर सोचकर इतना प्यार और लाड कर रहे हैं, वो दरअसल आपका अमर नहीं है। वो अमर का हमशक्ल है, जो चाचा जी का प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ आपके घर आया है। क्या? ये तो क्या कह रहा है? अपना मुंह संभाल कर बात कर। चाची जी, मेरा बात का विश्वास कीजिए। उस दिन ऑपरेशन के लिए जब चाचा जी अमर को लेकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तब रास्ते में अमर का एक ट्रक से एक्सीडेंट होकर उसका मौत हो गया है। उस ट्रक को अमर को मारने के लिए आपके घर में अमर की भेष में जो लड़का रह रहा है, उसने ही भेजा था। अपना बकवास बंद करो। तुम जानते हो तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ चाची जी। चाचा जी खुद अमर की लाश का अंतिम संस्कार किए हैं, और तो और उसके नाम पर एक समाधि भी बना चुके हैं। वो लड़का जो यहाँ पर अब रह रहा है, वो आपका अमर नहीं है। आपका अमर मर चुका है, और अमर को उस लड़की ने ही चाचा जी की दौलत के लिए मारा है। ये लड़का एक खूनी है, अमर का खूनी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच नहीं हो सकता। अगर आपको मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो आप चाचा जी से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप जरा याद कीजिए, चाचा जी के बिहेवियर में कुछ बदलाव आया होगा दिल्ली से आने के बाद। याद कीजिए चाची, मैं तो आपको मेरे अपना मानता हूँ। मुझे आपकी चिंता है, इसलिए बता दिया। बाकी आपकी मर्जी। मैं अब आता हूँ। विक्रम की जाने की बाद गायत्री प्रताप ठाकुर की बिहेवियर की बदलाव को याद करती है और रोने लगती है। तब अमर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचता है। दादी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? छू मत मुझे। तू मेरा अमर नहीं है, तू एक बहरूपिया है। तुमने ही मेरा अमर को मुझसे छीना है। क्या बिगाड़ा था मेरी अमर ने तेरा? क्यों तुमने उसे मार डाला? बोल बोल मुझे, तू चुप क्यों है? तुझे प्रॉपर्टी चाहिए था ना? मुझे बोला होता, मैं पूरी जायदाद तेरी कदमों में रख देती। तुमने मेरी अमर को क्यों मारा? क्यों मारा उसे? एक काम कर, तू मुझे भी मार डाल। मैं मेरी अमर के बिना जी नहीं सकती। मार डाल मुझे, मार डाल। दादी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। मत बुला मुझे दादी। चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तेरा शकल देखना नहीं चाहती। जा यहाँ से। ऐसे कहकर गायत्री अमर को धक्का मारती है। तब अमर की गले से एक चैन निकलकर गायत्री की पास गिरती है। गायत्री उस चैन को देखकर हैरान हो जाती है। ये चैन तुम्हारे पास कैसे आया? इसे तो मैं अपना बेटा अमर को उसकी जन्मदिन पर दिया था। बोल, तेरे पास कैसे आया ये चैन? दादी, आप जानना चाहते हैं ना मैं कौन हूँ और ये चैन मेरे पास कैसे आया? आप चलिए मेरे साथ, वहां जाकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए। माँ। अमर का फोटो यहाँ? हाँ, ये अमर ठाकुर है मेरे पापा, और ये प्राची ठाकुर है मेरी माँ। माँ, ये मेरी दादी है। माँ जी, आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं आपकी बहू हूँ? लेकिन ये सच है। आपका बेटा मुझे पहले शादी किए थे। मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। उन्होंने ही मंगलसूत्र के रूप में ये चेन जो आपने उनको दिए थे, वो मेरी गले में पहनाए थे। उस दिन जब आपका तबीयत खराब था, तब अमर आपको देखने के लिए घर गए थे। वो मुझे वादा किए थे
कि वो आपको हमारी शादी के बारे में सब कुछ बोल देंगे। मैं उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए और ना ही मुझे कॉल किए। तब मैं मजबूरन उनकी मोबाइल पर कॉल किया। तब उनका मोबाइल साधना ने उठाई और उसने मुझे कहा कि वो अमर की पत्नी है। ये बात सुनकर मेरी पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी समय मैं मां बनने वाली थी और उस दिन गांव में अचानक से बाढ़ आई और उस बाढ़ में मैं बह गई। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई और कुछ महीनों में मेरा एक बेटा हुआ। मैं उसका नाम उसके पापा के नाम से अमर रखा। ये अमर मेरा ही बेटा है, आपका पोता है वो। दादी, मैं मानता हूं कि मैं आपका वो अमर नहीं हूं जिसे आप बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन मैं आपका पोता हूं। माँ से सारी सच्चाई जानने के बाद माँ को लेकर आपके घर आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक ट्रक से अमर का एक्सीडेंट हो गया है और उसका डायरी आकर मेरे पास गिर गया। उस डायरी में आपके बारे में, दादाजी के बारे में और अमर के बारे में मुझे सब कुछ पता चला। तब मैं मन ही मन प्लान किया कि कैसे आपके घर आऊं। तब मुझे पता चला कि दादाजी आपकी बीमारी की वजह से अमर का मौत का खबर आपको देना नहीं चाहते। उसी बात का फायदा उठाकर मैं आपके घर आया। वहां आकर ये पता चला कि पापा दूसरी शादी आपको बचाने के लिए ही किए थे। आपकी प्यार की वजह से मैंने अपना गुस्सा भूल गया। तब मुझे ये पता चला कि दादाजी का कोई तो दुश्मन है जो दादाजी का नुकसान पर नुकसान करता आ रहा है। उस बात का खुलासा करने के लिए मैंने आपके घर में रुक गया। मैं सच कह रहा हूँ दादी, मैंने आपका पोता अमर को नहीं मारा। मुझे माफ कर दे अमर, मैं सच्चाई ना जानकर तुझ पर हाथ उठा दिया। मेरा अमर मरा नहीं है, मेरा अमर मेरे पास है, मेरे सामने खड़ा है। गायत्री खुशी से अमर को गले लगा देती है। उधर प्रताप ठाकुर अमर के खिलाफ साबुत इकट्ठा करके उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये सब नशा देखकर गायत्री को बोलती है, क्या? किसने अमर को पुलिस के हवाले किया? मैंने किया उसे पुलिस के हवाले। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमारा अमर नहीं है, वो एक छोटा है, बहुरूपिया है। उसने हमें धोखा दिया है, हमारा अमर मर चुका है। उसने कोई धोखा नहीं दिया है हमको, धोखा आपने मुझे दिया है। मैं जानती हूँ कि हमारा अमर मर चुका है और आपने ही उसका अंतिम संस्कार किया है। उसका एक समाधि भी बनाया है आपने और मुझे ये बात आपने छुपाया है। फिर भी तुम कहती हो कि वो हमारा पोता है, उसने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि ये हमारा पोता है। आप अमर की मरने की बात जानते हैं, लेकिन उसकी घर वापस आने की बात नहीं जानते। प्राची, यहाँ आ बेटी, इससे मिलिए। ये हमारी बहू है, हमारी बेटे की पहली पत्नी, और वो जो अमर है इसी का ही बेटा है और हमारा पोता है वो। आपने उसे ही पुलिस के हवाले कर दिया। पापा जी, मेरे अमर को घर वापस लेकर आ जाइए, उसका कोई दोष नहीं है। तब विक्रम और उसका गुंडे वहाँ पर पहुँचते हैं। विक्रम, ये तू क्या कर रहा है? चाचा जी, आप सबके लिए मेरे वर्षों का सपना पानी में फिर गया। मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगा। ये तू क्या कह रहा है विक्रम? किस सपने की बात कर रहा है तू? आपकी प्रॉपर्टी पाने का सपना। आपकी दौलत पाने के लिए आपके पीठ के पीछे मैंने आपके साथ क्या क्या किया है ये तो आपको पता भी नहीं है चाचा जी। चलो, आपको मारने से पहले आपको सब कुछ बता ही देता हूँ। मैंने ही आपका बेटा और पोता को ट्रक एक्सीडेंट में मरवाया था। और मैं उस दिन साधना के खाने में जहर मिला दिया था, जिसको खाकर बेचारी साधना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। और ये सब हमने आपकी दौलत पाने के लिए किया था चाचा जी। सब कुछ हमारी प्लान के हिसाब से हो रहा था, लेकिन बीच में वो बहुरूपिया अमर आकर हमारी प्लान को चौपट कर दिया। वो बहुरूपिया नहीं है, वो मेरा पोता है। तुम दोनों को अगर मेरा प्रॉपर्टी चाहिए था तो तुम दोनों एक बार आके मुझे मांग लेते। मैं मेरा सब कुछ तुम दोनों के नाम पर कर देता। तुम्हें मेरा बेटा, बहू और पोते को मारने का क्या जरूरत थी?
चाचा जी, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। आप अब आपका सारे प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए और हम आप सबको छोड़ देंगे। ये लीजिए, इस पेपर्स में साइन कर दीजिए। उसके बाद प्रताप ठाकुर पेपर्स में साइन कर देते हैं। ये लो पेपर्स और हम सबको छोड़ दो। मैं आपको कैसे छोड़ दूं चाचा जी? अगर मैं आपको छोड़ दिया तो आप यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे हमारे खिलाफ कंप्लेन करने, और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं आपको सबको मार डालूंगा। ये पहले इस बुढ़ी को मार डालो, उसके बाद इन सबको मारना। जब विक्रम की गुंडे गायत्री के ऊपर गोली चलाने जा रहे थे, तब अमर वहाँ पर पहुंचकर उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है और पुलिस वहाँ पर पहुंचकर विक्रम माला को अरेस्ट करते हैं। चाचा जी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझसे कभी पंगा मत लेना, आपको भारी पड़ेगा। आपके खिलाफ सारे सबूत इस मोबाइल पर है। कुछ समय पहले आपने जो भी कुछ कहा इसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। ये काफी है आप दोनों को फांसी दिलाने में। इंस्पेक्टर, इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर, चलो सब यहाँ से। माँ, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब चलिए यहाँ से। अमर, रुक जा बेटा। क्या तू अपने दादाजी को माफ नहीं करेगा? तेरे वजह से ही मेरा दुश्मन पकड़ा गया। तू ही मेरा असली में कुलदीपक है। हमको छोड़कर मत जा अमर, मुझे माफ कर दे। नहीं दादाजी, आप बड़े हैं, मुझे माफी मत मांगिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रताप जी और गायत्री खुश हो जाते हैं और सब साथ में रहते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।